जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमएचडी 2 का चैप्टर नंबर 3 जो कि जिसका फुल चैप्टर सॉल्यूशन हम लोग लेकर आए हैं। और ये जो चैप्टर है इकाई नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। इकाई नंबर 2 में हम लोगों ने देखा मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। और अब हम लोग इकाई नंबर 3 में देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त दोनों की काव्य भाषा और उनके दोनों की शिल्प के बारे में, काव्य शिल्प के बारे में। ठीक है, खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में भी हम लोग बातें करेंगे। तो आप लोगों का जो चैप्टर है उसमें आप लोग देखना इकाई की रूपरेखा कुछ इस प्रकार दिया गया है कि इसमें प्रस्तावना भी दिया गया है। ठीक है, और साथ में भारतेंदु उद्देश्य है, प्रस्तावना है, भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प दिया गया है। ठीक है, ये वाला दिया गया है। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प दिया गया है। उसके बाद है भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प की तुलना। ठीक है, तो सारांश मिलेगा, प्रश्न मिलेगा, उसके बाद उपयोगी पुस्तकों की बातें की गई। तो इन सब की हमें जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना होता है वो हमें पढ़ना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे 3.2 है, 3.3 है और 3.4 है। ठीक है, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प के बारे में। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प को देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प क्या कहता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में जो कविता की मुख्य भाषा ब्रज भाषा थी। ठीक है, कविता की मुख्य भाषा क्या थी? ब्रज भाषा थी। याद रखना आप लोग, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में कविता की जो मुख्य भाषा थी वो थी ब्रज भाषा, जिसकी समृद्ध परंपरा उन्हें विरासत में ही मिली थी। मतलब ब्रज भाषा उनको विरासत में मिली थी। विरासत का मतलब हो गया उनके जो खानदान है, जो पूर्वज हैं, वहां से मिला था। ठीक है, हालांकि खड़ी बोली हिंदी का गद्य भी एक क्षीण परंपरा थी। उनके जीवन काल में खड़ी बोली हिंदी जो है वो भी कुछ न कुछ अपनी परंपरा लिए हुए था। तो आगे हम लोग बात करते हैं काव्य भाषा, जबकि ब्रज भाषा से खड़ी बोली तक का सफर, उनकी जो काव्य है, उनकी जो कविताएं हैं, उसका उसमें उन्होंने ब्रज भाषा का उपयोग तो किया, साथ में खड़ी बोली का सफर भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ब्रज भाषा का परिष्कार। मतलब भारतेंदु ने अपनी काव्य रचना ब्रज भाषा से ही शुरू की थी और शीघ्र ही उसकी रीतिकालीन जड़ता को पहचान लिया था। भारतेंदु ने अपने काव्य की जो रचना की वो ब्रज भाषा से ही शुरू की और रीतिकालीन जड़ता को पहचान लिया था। उन्होंने उन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रज भाषा का परिष्कार किया। उन्होंने बोलचाल से बाहर हो चुके अप्रचलित शब्द जैसे चक्को, ठायो, लोए और शब्द, मतलब ये जो शब्द हैं यहाँ पर, ये जो शब्द आप लोग देख पा रहे हैं ना, चक्को, ठायो, लोए, ये सभी के सभी अप्रचलित शब्द थे जिनका प्रयोग किया भारतेंदु ने। ठीक है, तो और शब्दों के अनावश्यक तोड़ मरोड़ को त्याग कर सरल, सुगम और बोलचाल के करीब की ब्रज भाषा को अपनाया। मतलब इन्होंने क्या किया, जो शब्द थे उनको तोड़ा, तोड़ मरोड़ कर जो सरल सुगम था, जो सहज था, जो बोलचाल की भाषा बन सकी थी, उसी को इन्होंने अपनाया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसमें उर्दू के प्रति उदारता। उन्होंने भाषा विवादों से हटकर, भाषा के जो विवाद हुआ करते थे उससे हटकर उन्होंने आम फहमी भाषा को आदर्श बनाया। मतलब जरूरत पड़ने पर विशेष रूप से गजलों में उन्होंने उर्दू का खुलकर प्रयोग किया। जो गजल लिखे गए उसमें इन्होंने उर्दू का भरपूर प्रयोग किया। जैसे फूलों का गुच्छा कविता थी उनकी। तो इस उदारता से ब्रज भाषा भी अन्य प्रांतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण करने लगी और जनता के करीब आई। मतलब इन्होंने क्या किया, ब्रज भाषा जो थी वो भी अन्य प्रांतों से भाषाओं का अर्जन करने लगी और जनता के करीब आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे उर्दू वाले शब्दों का इन्होंने खुलकर प्रयोग किया था। उसके बाद है खड़ी बोली के साथ का प्रयोग। मतलब खड़ी बोली के साथ इन्होंने कैसे प्रयोग किया, तो भारतेंदु यह महसूस करने लगे कि गद्य के लिए खड़ी बोली और पद्य के लिए ब्रज भाषा की स्थिति अधिक दिन तक नहीं चल सकती। जब भारतेंदु ने लिखना प्रारंभ किया था तब उनको ये महसूस होने लगा था कि जो भी हम गद्य लिख रहे हैं उसके लिए खड़ी बोली और जो पद्य लिख रहे हैं उसके लिए ब्रज भाषा, मतलब पद्य का मतलब हो गया यहाँ पे कविता, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली है। शुरुआत में उन्हें खड़ी बोली में कविता अटपटी मतलब भारी लगी। विशेष रूप से
उसकी लंबी क्रियाओं के कारण मिठास की कमी महसूस हुई। मतलब वो तो थे कवि, उनको पता था कि कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग करने से जो लोग हैं, जो मतलब लोगों को जो अच्छा लगता है वो चीज़ें उनको कमी महसूस हो रही थी कि अगर ऐसा हुआ तो मिठास जो है शब्दों की वो कमी हो जाएगी। ठीक है? तो उन्होंने खड़ी बोली में कविता जब लिखी तो अटपटी लगा, मतलब उनको अटपटा लगा, अच्छा नहीं लगा। तो इसके कारण उनको ये महसूस हुआ कि जो कविता है या फिर हाँ, कविता जो है उसके लंबे होने के कारण, उसकी क्रियाओं का कारण मिठास जो है वो कम हो जाती है। तो इसके निष्कर्ष के रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाला कि वे भक्ति या श्रृंगार जैसे पारंपरिक विषयों पर खड़ी बोली में लिखते थे, तो भाषा लड़खड़ाती थी। ठीक है? मतलब भक्ति और श्रृंगार के ऊपर जब लिखते थे तो उनकी जो भाषा थी वो लड़खड़ाती थी, लेकिन नए विषयों जैसे अंधेर नगरी में व्यंग पर लिखते समय अभिव्यक्ति में सहजता और तीखापन आता था। लेकिन जब व्यंग वाली चीजें लिखते थे तो उसी शब्दों के साथ तो उसमें तीखापन आता था और सहजता भी मिलती थी। तो उन्होंने साधु भाषा मतलब खड़ी बोली में काव्य रचना के प्रयास जारी रखे और अपने नाटकों में भी इसका भरपूर प्रयोग किया। ठीक है? तो ये रहा हमारा भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य भाषा और शिल्प। ठीक है? सॉरी, यहाँ पे काव्य भाषा थी, शिल्प की बात अब हम लोग करते हैं और रूप दिया गया है, तो रूप की हमें जरूरत नहीं है, रूप आप लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है? तो काव्य शिल्प क्या है? शिल्प ये है कि लोगों से जुड़ाव। तो नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित भारतेंदु ने काव्य को जनता से जोड़ने पर जोर दिया। सबसे पहला बिंदु में हम लोग लिखेंगे कि भारतेंदु ने क्या किया? नवजागरण और राष्ट्रीय चेतना जो उनका काव्य जो चल रहा था उसके चलते उन्होंने क्या किया? लोगों के साथ जुड़े रहने का इन्होंने प्रयास किया। इसलिए भारतेंदु ने काव्य को जनता के साथ जोड़ दिया था। दूसरा है लोक छंदों और संगीत का प्रयोग। ठीक है? ऐसा छंद का व्यवहार करने लगे जो लोगों द्वारा किया जाता हो और संगीत का भी प्रयोग करने लगे अपने काव्य और पद्य में। तो उन्होंने जातीय संगीत निबंध में ग्राम गीतों और लोक छंदों जैसे कजली, ठुमरी, खेमटा, लावणी आदि को अपनाने का आह्वान किया ताकि बात जनसाधारण तक पहुंच सके। मतलब इन्होंने क्या किया? ये जो बोलचाल की भाषा थी, जो छंद थे, ठीक है? संगीत से कोई भी आदमी अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है? उसके साथ उसका संपर्क हो जाता है, इसलिए संगीत में चीज़ों को इन्होंने अपनाया। और जातीय संगीत निबंध में ग्राम गीतों और लोक छंदों की वजह से इसमें जो लोक छंद होते हैं ये सभी के सभी छंदों का नाम है। ठीक है? कजली, ठुमका, खेमटा, लावणी ये सभी के सभी छंद हैं। इनको इन्होंने अपनाया और इसी के जरिए लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने लगे। नए काव्य रूपों का प्रयोग भी किया इन्होंने। जीवन की व्यापक समस्याओं को काव्य का विषय बनाने के कारण पारंपरिक खंडकाव्य और महाकाव्य के रूप टूटे। उन्होंने जनता और ठोस जनमानस की कसौटी पर नए काव्य विषय, भाषा और रूप निर्धारित कर दिए। मतलब इन्होंने क्या किया? नए काव्य विषय और मतलब ठोस जनमानस की कसौटी पर इन्होंने क्या किया था? नए काव्य विषय को और भाषा को साथ ही साथ रूप को भी निर्धारित कर दिया था इन्होंने। तो नए काव्य रूपों का इन्होंने प्रयोग किया था। मुक्तक की प्रधानता भी इन्होंने दी। उन्होंने मुक्तक काव्य रचना की, जिसमें क्या होता था? लोक जो छंद होते थे, लोक जो राग है, ठीक है, जो संगीत का राग है, दादरा, मलार, उसके बाद व्यंगोक्तियों, मतलब व्यंग में कही गई उक्तियों, ठीक है, व्यंगोक्तियों जैसे उर्दू, बीबी का स्थापा, बंदर सभा, समस्या पूर्ति और मुकरियों जैसे नए नए प्रयोग किए। मतलब भारतेंदु ने इन सारी चीजों का प्रयोग किया था। ठीक है? तो संक्षेप में ये कह सकते हैं कि भारतेंदु ने ब्रज भाषा का परिष्कार किया, उसे सरल और जनोन्मुख बनाया, मतलब लोगों को तक पहुंचाया, सहज किया, सरल किया ताकि लोग उसे समझ सकें। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने का प्रयास शुरू किया। जो खड़ी बोली थी उसको काव्य का भाषा बनाना, मतलब कविता की भाषा बनाना इन्होंने प्रयास किया, शुरू किया था। और लोक छंदों तथा मुक्तक रूपों को अपनाकर कविता को नवजागरण की चेतना से जोड़ दिया था। ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं ये जो हमारा तीसरा नंबर जो पॉइंट था 3.3 वाला, जिसमें कहा गया है मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प। ठीक है? तो यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो काव्य भाषा और शिल्प जो है वो यहीं पे खत्म होती है। अब हम लोग बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु के बाद हिंदी कविता में खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का
आंदोलन प्रारंभ हुआ। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र की जब मृत्यु हो गई उसके बाद खड़ी बोली जो थी उसको काव्य की भाषा भारतेंदु ने बनाने का शुरुआत तो किया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये काम जारी रहा। लेकिन कैसे? ऐसा होना चाहिए था कि उनकी मृत्यु के बाद तो बंद होना चाहिए था, लेकिन खड़ी बोली को काव्य की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का आंदोलन प्रारंभ हो गया। अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन की नींव रखी और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नेतृत्व में यह दिशा मजबूत हुई। महावीर प्रसाद द्विवेदी की नेतृत्व में यह दिशा मजबूत हुई। मतलब खड़ी बोली को साहित्य की भाषा बनाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ अयोध्या प्रसाद खत्री का और साथ में महावीर प्रसाद द्विवेदी का पूर्ण समर्थन रहा। तो द्विवेदी जी के संपादन में सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत और साहित्यिक रूप प्रदान कर दिया। जैसे ही हम सबको पता ही है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो एक पत्रिका थी जिसका नाम था सरस्वती, इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है हिंदी के प्रारंभिक काल में। तो ये सरस्वती पत्रिका ने खड़ी बोली को परिष्कृत रूप और साहित्यिक रूप प्रदान कर दिया था। इसी वातावरण में मैथिली शरण गुप्त का उदय हुआ। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के मृत्यु के बाद अयोध्या प्रसाद खत्री ने खड़ी बोली आंदोलन चलाया, उनका साथ दिया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, और इसी बीच जन्म हुआ मैथिली शरण गुप्त जी का। तो प्रारंभिक दौर की अगर बात करें तो इसके प्रारंभिक दौर, दूसरा चरण, तीसरा चरण, इन सब की बात करना पड़ेगा। तो पहले क्या हुआ, गुप्त जी ने अपने प्रारंभिक रचना काल में ब्रज भाषा में लेखन किया। गुप्त जी ने क्या किया, अपने पहले की जो रचनाएं थी उनमें इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, परंतु शीघ्र ही द्विवेदी जी के प्रभाव में खड़ी बोली को अपना लिया। जैसे ही इनका संपर्क द्विवेदी जी के साथ हुआ, इन्होंने खड़ी बोली को अपनाया और खड़ी बोली में लिखना प्रारंभ किया। तो उनकी जो प्रारंभिक रचना थी भारत भारती में भाषा गद्यवत, व्याकरण सम्मत और अलंकार रहित दिखाई देती थी। इनकी जो प्रारंभिक रचना थी जिसमें भारत भारती में जो भाषा है वो गद्यवत और व्याकरण सम्मत और अलंकार रहित है। ठीक है, इस समय खड़ी बोली कविता के रूप में अपने पैरों पर खड़ी होना सीख रही थी। जो खड़ी बोली थी ना, वो कविता के रूप में खड़ा होना सीख रही थी। जो बोली थी खड़ी बोली, जिसका शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, तो आचार्य शुक्ल ने इसे गुप्त जी के काव्य विकास का पहला चरण माना। तो आचार्य शुक्ल जी ने कहा कि गुप्त जी का ये काव्य के विकास का पहला चरण है, इसलिए यहाँ पे प्रारंभिक दौर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा चरण। इस काल में उन्होंने भारत भारती और बैतालिक के बीच की कविताओं में प्रकृति, जीवन और भावों को अधिक स्वच्छंद रूप में प्रस्तुत किया। देखो दूसरा चरण में क्या होता है कि भारत भारती को इन्होंने भारत भारती और बैतालिक के जो बीच की जो कविताएं हैं उसमें प्रकृति, जीवन और भावों को अधिक स्वच्छंद रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया। किसने? गुप्त जी ने। ठीक है, जैसे मोर नाचते थे उमंग से, जैसी पंक्तियां जो है ये कविताओं की बीच की जो पंक्तियां हैं उनकी भाषा में थोड़ी कोमलता और प्रवाह का संकेत देती है, यद्यपि उसमें अभी भी वर्णनात्मकता और गद्यात्मकता बनी रही। ठीक है, तीसरा चरण में क्या होता है, छायावाद के उस उत्कर्ष काल में गुप्त जी की भाषा में अधिक निखार आया। मतलब तीसरा चरण जब आरंभ हुआ तो छायावाद के उत्कर्ष काल में क्या हुआ, मतलब शुरुआती छायावाद का जब काल आया, उत्कर्ष काल, तो उसमें क्या हुआ, गुप्त जी की जो भाषा थी अधिक निखार आया। साकेत और यशोधरा जैसी रचनाएं इस युग की प्रतिनिधि हैं। साकेत आया, फिर यशोधरा इन्होंने लिखा, इन सब में इसी युग की प्रतिनिधि के रूप में आई ये रचनाएं। इनमें गद्यात्मकता कम होकर भावात्मकता और व्यंजना की प्रधानता बढ़ी। ठीक है, उसके बाद आता है भाषा और आलोचनाएं। एक वर्ग के आलोचकों जैसे नंद दुलारे वाजपेयी और रवती रमन, इन दोनों ने क्या किया, गुप्त जी की भाषा को जनभाषा कहा। मतलब इन्होंने पॉजिटिव साइन दिया। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी ने और रवती रमन ने गुप्त जी की भाषा को जनभाषा कहा, क्योंकि लोगों को मतलब समझ में आ रही है ऐसी भाषा में रचना हो रही थी, इसलिए जनभाषा है। सरल और संस्प्रेषणीय थी तथा जनता को राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा देती थी। मतलब बहुत सहज था पढ़ने में या फिर समझने में, और संस्प्रेषणीय थी, मतलब बोलने में भी, उच्चारण करने में भी सहज होती थी, संस्प्रेषण करने में भी सहज होती थी, और जनता को राष्ट्रभक्ति की शिक्षा देती थी। ठीक है, दूसरे वर्ग में आते हैं डॉक्टर नामवर सिंह ने उनकी भाषा को गद्य की भाषा बताया, जिसमें रागात्मकता और बिंबात्मकता और भावों की गहराई का अभाव था। इन्होंने कहा कि रागात्मकता, बिंबात्मकता और भावों की गहराई का अभाव दिखाई देता है इनकी
कविताओं में, इनके रचनाओं में। उन्होंने कहा कि गुप्त जी की भाषा इकहरी है और उनके चिंतन के इकहरेपन का को भी प्रकट करती है। इकहरी है, यहाँ पे किसने कहा था? तो डॉक्टर नामवर सिंह ने गुप्त जी की जो भाषा थी वो इकहरी कहा और उनके चिंतन के इकहरेपन को भी प्रकट करती है। उसके बाद आता है काव्यरूप और छंद। तो देखिए इसमें गुप्त जी की रुचि प्रबंधात्मक खंड काव्यों में थी। ठीक है, तो गुप्त जी की जो रुचि थी वो क्या थी? प्रबंध खंड काव्यों में थी, जैसे रंग में भंग, जयद्रथ वध, सैरेंद्री शक्ति, साकेत आदि। ठीक है, तो साकेत को प्रिय प्रवास के बाद खड़ी बोली का दूसरा महाकाव्य माना गया है। प्रिय प्रवास जो कि अयोध्या सिंह हरिओध द्वारा रचित है, तो प्रिय प्रवास को मतलब यहाँ पे साकेत को, ठीक है, प्रिय प्रवास पहला है खड़ी बोली का महाकाव्य कहा गया है प्रिय प्रवास को, और जो साकेत है उसको प्रिय प्रवास के बाद दूसरा महाकाव्य माना गया है, खड़ी बोली में लिखा गया। तो इसमें उन्होंने पारंपरिक महाकाव्य लक्षणों जैसे मंगलाचरण, स्वर्ग विभाजन, प्रकृति वर्णन आदि का पालन किया है। साकेत का नायकत्व तो क्या है? तो देखिए साकेत में राम कथा के माध्यम से उर्मिला को केंद्र में रखकर उससे नायिका बनाया गया। मतलब साकेत में जो राम कथा के माध्यम से ही सारी चीजों को रखा गया है, उसमें उर्मिला को केंद्र में रखकर और उर्मिला को यहाँ पे नायक बनाया गया है। उर्मिला जो है वो लक्ष्मण की पत्नी है। गुप्त जी का उद्देश्य उपेक्षित पात्र उर्मिला को प्रकाश में लाना था। साकेत में गुप्त जी का उद्देश्य था कि जो उपेक्षित पात्र हैं, जिनको कोई सम्मान नहीं मिल रहा है, जिनकी कोई बातें नहीं कर रही है, उनको नहीं कर रहा है, उनको प्रकाश में लाना था गुप्त जी को। ठीक है, इसलिए यह काव्य दृष्टि से भी विशिष्ट बनता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं छंद विधान की। तो द्विवेदी जी की तरह गुप्त जी ने भी प्रारंभ में संस्कृत के गणवृत्त छंद अपनाए, किंतु बाद में उन्होंने हरिगीतिका जैसी हिंदी छंदों की और रुख किया जो खड़ी बोली के अनुकूल ही थे। ठीक है, उसके बाद योगदान की अगर बात करें तो गुप्त जी ने खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया और इसे राष्ट्र जागरण के प्रभावशाली माध्यम में भी बदल दिया। तो उनकी भाषा ने साहित्य को जनसंपर्क के दिशा में आगे बढ़ाया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग बात करेंगे कि मैथिली शरण गुप्त ने खड़ी बोली को काव्य की गरिमा प्रदान की। जो मैथिली शरण गुप्त जी ने क्या किया? खड़ी बोली को काव्य की जो गरिमा थी उन्होंने प्रदान किया। मतलब मैथिली शरण भारतेंदु के बाद गुप्त जी भी इस कार्य में पूरी मन से लगे रहे और इसको गरिमा भी प्रदान की। यदि भी उनकी भाषा गद्यवत और वर्णनात्मक कही गई, पर उसी ने हिंदी कविता को एक नई दिशा, नई पहचान और राष्ट्रीय स्वर प्रदान किया। इस प्रकार गुप्त जी हिंदी के प्रथम सफल बोली कवि और राष्ट्र कवि के रूप में स्थापित हुए। इसलिए मैथिली शरण गुप्त जी को प्रथम बोली कवि और राष्ट्र कवि के रूप में माना जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे इसी चैप्टर का 3.4 नंबर जो बातें की गई है हेडिंग के तौर पर, जिसमें भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प की तुलना किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुलना की बातें की गई है, आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे तुलना की बातें की गई है। हम लोगों ने भारतेंदु को देख लिया, काव्य भाषा और काव्य शिल्प, यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त जी को भी देख लिया, काव्य भाषा और काव्य शिल्प। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर इन दोनों की तुलना क्या है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा में मूलतः अंतर उनके व्यक्तित्व और काव्य दृष्टि का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र और मैथिली शरण गुप्त का जो काव्य भाषा है उसमें मुख्य अंतर हमें ये लगता है उनके व्यक्तित्व का है। भारतेंदु को भाषा और रूप दोनों में स्वयं मार्ग बनाना पड़ा। भारतेंदु ने क्या किया था? भाषा और रूप में, शिल्प में क्या किया इन्होंने? खुद इन्होंने रास्ता बनाया, जबकि गुप्त जी ने द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में परिपाटीबद्ध पथ पर चले। गुप्त जी ने क्या किया? द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। तो कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खुद रास्ता बनाया खड़ी बोली का अपनाने का, और द्विवेदी जी ने क्या किया था? गुप्त जी ने क्या किया था? द्विवेदी जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे थे। अच्छा, दूसरा है भारतेंदु की भाषा बहुरंगी और प्रयोगशील थी। मतलब बहुत सारे रंग दिखते थे, जिसमें उन्होंने ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, फारसी, अंग्रेजी, बंगला आदि का मिश्रण कर अपनी अभिव्यक्ति को व्यापक बनाया। उनके काव्य में लोकगीतों की लय थी, जैसे कजरी, ठुमरी, चैता, लावनी आदि। इन सब का समावेश था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के भाषा में। ठीक है, वे नाटकों और अन्य विधाओं के माध्यम से भी अभिव्यक्ति के नए रूप तलाशते रहे। इसके विपरीत
मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा जो है वो एक रस है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द हम लोगों को मिला था ना, जो एक शब्द मिला था इकहरी, यहाँ पे इकहरी शब्द मिला था। तो इकहरेपन का मतलब भी वही होता है जो यहाँ पे मतलब एक तरफ का एक रस है, उसमें कोई बहुरंगी देखने को मिलता नहीं है, एक ही रस है, एक ही लय में एक ही तरीके से चल रहा है। तो शास्त्रीय और अनुशासित रही, एक तरीके से रही। उन्होंने निर्धारित खड़ी बोली और कुछ छंदों के भीतर ही अपनी रचनाएं सीमित रखी। गुप्त जी ने क्या किया, जो निर्धारित किया गया था खड़ी बोली में जो छंद थे उनके भीतर ही इन्होंने क्या किया था, सारी चीजों को सीमित करके रख दिया। लेकिन भारतेंदु ने ऐसा नहीं किया, भारतेंदु ने खुद रास्ता बनाया था, जो उनको अच्छा लगा था उन्होंने उसको ऐड किया था। तो उनकी रुचि जो थी वो प्रबंध काव्य और पौराणिक विषयों में रही। गुप्त जी की जो रुचि है वो प्रबंध काव्य में रही और पौराणिक विषयों में रही। वेद पुराण और धर्म शास्त्र की मान्यताओं पर प्रश्न न उठाने के कारण उनकी कविता में आलोचनात्मक दृष्टि और विचारात्मक संघर्ष का अभाव भी रहा। ठीक है, उसके बाद आता है भारतेंदु ने सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रश्नों पर तर्क वितर्क और आलोचनात्मक दृष्टि रखी, जिससे उनकी भाषा में जीवंतता और बहुलता आई। जबकि गुप्त जी की भाषा विचार के स्तर पर सपाट और इकहरी बनी रही। मतलब भारतेंदु ने क्या किया था, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी चीजों को इन्होंने तर्क वितर्क किया था, आलोचनात्मक दृष्टि भी रखी थी। तो इससे क्या हुआ था, इसमें जो इनकी जो रचनाएं थी वो जीवंतता दिखाई देती थी और बहुत सारी चीजें उसमें बहुलता थी। ठीक है, जबकि गुप्त जी की जो भाषा थी या फिर जो इनके भाषा विचार थे वो सपाट और इकहरी बनी रही, मतलब एक तरफ के ही थे, एक तरफा थी। ठीक है, एक रस ही था उसमें। तो निष्कर्षतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि भारतेंदु की काव्य भाषा प्रयोगशील, मतलब भारतेंदु ने सारी चीजों को प्रयोग करके देखा था, इसलिए प्रयोगशील था, जीवंतता और बहुस्तरीय थी। ठीक है, जबकि मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा जो थी वो परंपरागत थी, गद्यवत थी और संयमित थी। मतलब थोड़े से जो चीजें थी उसी में सिमट कर रह गई थी। परंपरागत मतलब पुरानी चीजों को फॉलो कर रही थी। भारतेंदु ने दिशा खोजी थी, गुप्त जी ने उसे स्थिरता दे दी थी। भारतेंदु ने क्या किया था, नयापन कुछ लाने का प्रयास किया था, जबकि गुप्त जी ने उस नएपन में ही सिमटे रहे। तो इसी प्रकार दोनों मिलकर हिंदी कविता में भाषा और शिल्प की दो भिन्न किंतु पूरक धाराएं स्थापित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 3, जो कि 3 खंडों में हम लोगों ने इसे विभाजित किया था, जिसमें से पहला था, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, भारतेंदु की काव्य भाषा और शिल्प, मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और काव्य शिल्प, और तीसरे नंबर बिंदु में हम लोगों ने देखा था भारतेंदु और मैथिली शरण गुप्त की काव्य भाषा और शिल्प की तुलना। ठीक है, तो बस इतना ही है। अगर आप लोग ध्यान से इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो शायद आप लोगों के एग्जाम जो नेक्स्ट में आने वाले हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक हाइप जरूर छोड़ कर जाएं। और एक चीज़, आप लोगों को अगर MHD के किसी भी 1 से लेकर 12 तक के किसी भी कोड का, MHD का अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो आप लोग इसी चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर जो पोस्ट होते हैं उसमें आप लोग चेकिंग कर सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों को अपडेट किया गया है। अगर PDF लगे, ठीक है, अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग जो नंबर्स दिख रहे हैं आप लोगों के स्क्रीन पर, उस पर आप लोग कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।